हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पार्ट ए एंड बी चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आपके पास है बैलेंस शीट ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड की, जिससे लेकर के आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट्स भी आपके पास, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी। और सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। साथ में आपको कुछ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की भी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। उस सभी चीजों को फाइंड करने के लिए हम जो नेसेसरी अकाउंट्स बनाने होते हैं उसको पहले बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एसेट्स के अकाउंट बनाने होंगे। एसेट में आपके पास मशीनरी है और उस पर जो अब तक का आपका डेप्रिसिएशन लगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम पर, उसको आपको बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? ताकि आप निकाल सको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्यों बना रहे हैं हम इस अकाउंट को? क्योंकि हमारे पास करंट ईयर जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया वो फिगर मिसिंग है। तो ओपनिंग आपका क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। मैं हर बार लास्ट वीडियोस में भी मैंने समझाया है, ये क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप जो भी एसेट परचेज करते हो उसकी जो कॉस्ट है, उसके लिए आपने एक अलग अकाउंट बनाया। और जो आप डेप्रिसिएशन उस पर लगाते हो, उसे आप बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाते हो। और नेट जो अमाउंट बचती है, उसे आप आगे कैरी ऑन करते जाते हो। मान लो आज आपकी कोई मशीनरी 50,000 की है, उस पर आपने 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 45,000 की जो एसेट है, वो आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस आया, उसे आप अगले साल ओपनिंग में लेके जाओगे 45,000। लेकिन कई बार कंपनीज क्या करती है, जो एसेट आपकी कॉस्ट है उस पर अलग अकाउंट मेंटेन करती है, और जो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो, वो डेप्रिसिएशन वो माइनस करके नहीं शो करती, उसके लिए एक अलग अकाउंट खोल लेती है जिसका नाम हो जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये वो अकाउंट है जो आप बैलेंस शीट में माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, उसको हमने नए अकाउंट के नाम पर खोला। जितना डेप्रिसिएशन आप लगाते जा रहे हो, इसमें हम डालते जा रहे हैं। दूसरी बात, ये अकाउंट आपको क्या बैलेंस शो करता है? ये बैलेंस शो करता है जो एसेट आपकी इस डेट पर है, आज की डेट में जितनी आपकी मशीनरी की वैल्यू बची हुई है, जो मशीनरी एट द टाइम एग्जिस्ट कर रही है, उस पर अब तक का जितना डेप्रिसिएशन है वो ये प्रेजेंट करता है। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेच दी, तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहाँ से हट गया। तो अब ओपनिंग आपको समझ में आ गया। क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हो, एसेट में से माइनस करते हो। तो अगर एसेट का बैलेंस डेबिट है और आप इसको माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो ओपनिंग आपका 30,000, क्लोजिंग आप डेबिट साइड पर लिखो 25,000। अब आपने एक एसेट 40,000 की बेची, जिस पर आपने आज तक का डेप्रिसिएशन 18,000 लगाया। तो अब ये एसेट अगर आपने बेच दी है, तो इसका डेप्रिसिएशन आपको यहाँ से हटाना होगा। हटाने के लिए अगर आपको, ये क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, तो आपको हटाना है तो यहाँ पर डेबिट करोगे। तो डेबिट करने पर एंट्री क्या बनी? देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करोगे। क्यों? क्योंकि अब हम वहां प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में से भी ये 40,000 की जो मशीनरी आपने बेची, उसका पूरा हिसाब किताब करेंगे कि इतने ही हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया, इतना पैसा हमको मिला और इतना लॉस हुआ। तो ये अल्टीमेटली ये जो डेप्रिसिएशन है आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब ये आपका जो डेबिट साइड का टोटल है 43,000 आ रहा है। इस साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल 30,000 है। तो डिफरेंस आपका आ गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो आपको लगाया, आपने लगाना था 13,000 का। तो अब ये आ गया 43,000 एंड में टोटल। तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया जो आपको चाहिए था, नॉन कैश आइटम जो आपको एडजस्टमेंट करनी थी। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाओ। ओपनिंग आपका 1,60,000, क्लोजिंग आपका 1,45,000। इस साल आपने 40,000 की मशीनरी को बेचा। 40,000 की मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा 18,000 अब तक का, तो बची कितने की? 22,000 की मशीनरी आज की डेट में उसकी वैल्यू बचती है, लेकिन आपने उसको 5,000 में बेच दिया, तो 17,000 का आपको लॉस हो गया। तो 17,000 का लॉस हो गया, 5,000 रुपए मिले और 18,000 डेप्रिसिएशन लगा। तो ये टोटल जो तीन हिसाब किताब आपने लिया, बाइफरकेट हो गया।
40,000 की मशीनरी को आपने 5,000 रुपए ले लिए, 18,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो आपको लॉस हो गया, आपने इसको लॉस में डाल दिया। तो ये 40,000 डायरेक्टली आपने एक ही अकाउंट में नहीं डाल करके खत्म किया, आपने अलग-अलग अकाउंट में डाला कि मेरे को इतना पैसा इससे मिल गया, इतना मैं डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ, इसको यूज़ कर चुका हूँ और बाकी का मुझे नुकसान हुआ जिसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया। करेक्ट है? अब यहाँ का टोटल देखो 1,85,000 आ रहा है, यहाँ 1,60,000। इसका मतलब डेबिट साइड पर आ रहा है डिफरेंस 25,000 का, तो ये आपने परचेज की 25,000 की और मशीनरी। तो ये भी अब आपके पास आ गया। अब आ जाओ अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको चाहिए, जो कि आपको पता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में लिखा है नोट्स टू अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट देखो। तो 1 में यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। पिछले साल लॉस था 8,000 और इस साल प्रॉफिट आ रहा है 60,000। तो इसको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने में आपका लॉस आ रहा है, ओपनिंग वो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। तो 60,000 प्लस 8,000 करोगे, 68,000 का प्रॉफिट लेकर के चलोगे आप। ये वाला प्रॉफिट आपको मिल गया जो बैलेंस शीट में आपके पास आया था 68,000। अब देखो क्या पैसा कुछ हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है? हाँ किया है। यहाँ देखो पिछले साल कुछ भी नहीं था जनरल रिजर्व में, इस साल 24,000 है। तो इसका मतलब ये 24,000 आपने अपने प्रॉफिट का ही एक पार्ट ट्रांसफर किया। इसको आप ऐड कर दो, रिजर्व्स वापस ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या कोई डिविडेंड पे किया है? हाँ किया है। आपने एक इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपए पे किया। तो ये 20,000 रुपए का जो खर्चा आपने डाला, प्रॉफिट में से माइनस किया, इसको आप वापस ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,12,000। टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम एज इट इज ऐसे ही चलेंगे। 1,12,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। शुरुआत करो अब। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,12,000। अब आपको करनी है एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। कहां से लोगे? जहां आपने ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। एक तो ये नॉन कैश आइटम है आपका, डेप्रिसिएशन लगाते हो, वो खर्चा डालते हो, तो आपके लिए वो नॉन कैश है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको कोई कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। एक तो 13,000 आपका ये डलेगा। दूसरा आपने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो डाला 17,000 का, ये जो 17,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्यों है? सेल परचेज ऑफ एसेट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हम वही कवर करते हैं कि पैसा हमें आया कितना और गया कितना। लॉस या प्रॉफिट से उसको भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लॉस आपने डाला है, इससे आपका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। पहली बात तो ये, और दूसरा ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे 17,000। ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, आप देखो यहाँ पर आपका आपने इंटरेस्ट भी पे किया है। इंटरेस्ट पे किया है 14,100 रुपए। ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, वहां पर हम इस खर्चे को माइनस करेंगे 14,100 रुपए को, तो इसको भी आप ऐड करो। तो टोटल अब आपका आ गया 44,100 रुपए, जिसे आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,56,100 रुपए आ गया। इतना आ गया। अब आ जाओ, आपको जो चेंजेस देखने हैं करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है आपके। पिछले साल थे 62,000 ओपनिंग आपके, और क्लोजिंग आपका 68,000 आ रहा है, तो 6,000 से आपके ट्रेड पेबल्स बढ़ गए। ट्रेड पेबल्स मतलब कि क्रेडिटर्स बढ़ गए, आपके क्रेडिटर्स 6,000 से बढ़ गए। आपने सामान उधार में खरीदा, तो आपने एक तरह से क्या लिया, लोन लिया। लोन लेने पर पैसे का इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो आप ऐड करो 6,000। ऐसे ही देखो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके नहीं लोगे। यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है अब आपका करंट इन्वेस्टमेंट, तो आप करंट एसेट में यहाँ पर नहीं लोगे। सीधा देखो अब इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आपकी 80,000 थी, ओपनिंग क्लोजिंग 61,000 है।
19,000 से स्टॉक आपका कम हो गया, इसका मतलब आपने बेचा, बेचने पर आपके पास क्या आएगा, इनफ्लो होगा कैश का। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 19,000 प्लस कर दो। अब आ गई है ट्रेड रिसीवेबल्स की बारी, तो 29,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग 40,000। तो ये जो 11,000 के जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बढ़ गए, इसका क्या मतलब है कि आपने सामान उधार में बेचा। सामान उधार में बेचा इसका मतलब आपने एक तरह से उनको लोन दिया। आपने सामान उधार में बेचा, पेमेंट ली नहीं, लोन दिया आपने उनको। तो लोन देने पर कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस करो 11,000। अब ये प्लस माइनस करने के बाद आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,70,100 रुपए। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही है यहाँ तक। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको देखना है कि कौन सी एसेट आपने परचेज की और कौन सी सेल की। तो यहाँ पर देखो आपका मशीनरी मेनली है, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें मशीनरी आपका था मेनली, उसमें से आपने एक पार्ट बेचा था जिसके लिए आपको 5,000 रुपए मिले थे। हम 5,000 रुपए जो मिले वही इनफ्लो हुआ, वही लिखेंगे, लॉस से हमको कोई मतलब नहीं। और आपने एक एसेट खरीदी भी है, मशीनरी खरीदी भी है, 25,000 की मशीनरी खरीदी, उसको आप लेस करोगे। तो नेट आपका क्या हुआ, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ, माइनस में आंसर आ रहा है, तो मतलब आपने खर्चा किया है, पैसे का आउटफ्लो हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, माइनस में आ रहा है 20,000 का आपने नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा आउटफ्लो किया, कैश को खर्च किया। इसके बाद फाइनेंस एक्टिविटीज में आपका क्या आता है, आपको देखना है फंड्स आपके पास कहाँ से आए, अरेंज कहाँ से किया पैसा आपने, और अरेंज कहाँ से किया। तो उसको हम देखते हैं लाइबिलिटीज में। शेयर कैपिटल आपकी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बोरोइंग्स देखो आपकी पहले 1,00,000 थी, अब बढ़ करके 1,35,000 हो गई। तो यहाँ पर नोट्स में देखना है आपको, वहां से डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं निकालना। नोट्स में देखना है, आपने 12% मोर्टगेज लोन लिया था, वो 35,000 से और बढ़ गया। 35,000 से इसका मतलब आपने और लोन लिया, लोन लिया तो पैसे का इनफ्लो हुआ, 35,000 रुपए पैसा आपके पास आ गया। इसी पे आपने, इस लोन पर आपने इंटरेस्ट भी पे किया है। तो ये खर्चा आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करते हुए यही कहा था ना, ये फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा है, तो वहां पर आपने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर लेस करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है तो हम इसको यहाँ पर वापस लेस करेंगे, सॉरी फाइनेंस एक्टिविटी का है, माइनस का। तो फंड जहां से अरेंज कर रहे हो, फंड आ रहा है, तो उससे रिलेटेड खर्चा भी आप उसी में ही डालोगे ना, फाइनेंस एक्टिविटी में। इसी तरह से आपने इंट्रीम डिविडेंड भी पे किया, 20,000 रुपए का इंट्रीम डिविडेंड किसको दिया, शेयर होल्डर्स को दिया। तो ये शेयर इशू किए हैं, तो फाइनेंस एक्टिविटी पे है। फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड आपका शेयर कैपिटल, और उस पर अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा, चाहे बेशक आपने इस साल शेयर इशू किए या नहीं किए। तो ये टोटल खर्चा आपका आ गया 34,100 रुपए, माइनस में आएगा ये, माइनस में कर लेना। नेट इफेक्ट आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 900 रुपए, ये माइनस है। 35,000 प्लस है, ये माइनस है 34,100 रुपए। तो आपका नेट कैश का इनफ्लो हुआ है 900 रुपए। 900 रुपए आपके पास आए हैं फाइनेंस एक्टिविटी से। अब देखो टोटल आपका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, तीनों एक्टिविटीज की वजह से कितना पैसा आया और कितना गया, वो देखो आप। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपके पास आया था 1,70,100 रुपए, 20,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने यूज किया, और 900 रुपए आपके पास फाइनेंस एक्टिविटी से आया। तो यहाँ पर नेट देखो 1,51,000 से आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज है 1,51,000 से बढ़ जाएगा। पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि इतना, इस इन तीनों एक्टिविटीज को करने से आपका इनफ्लो हुआ है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज आएगा, यहाँ पर मैंने करेक्शन भी कर दी है, इंक्रीज हुआ है, करेक्ट है।
अब देखो हमको इसमें क्या करना है, ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग में अब आपको ध्यान से समझना है कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो तो लेना ही है, प्लस आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो ओपनिंग आपका आएगा 1,15,000। इसको ऐड करो, वो आपका मैच करना चाहिए क्लोजिंग से। क्लोजिंग कौन सा होगा आपका, 2,44,000 प्लस 22,000, 2,66,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 2,66,000 इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। पार्ट ए क्लियर हो गया। पार्ट बी में आ जाओ। पार्ट बी में आपके पास बैलेंस शीट है, इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स है आपके पास, और अब हमको क्या बनाने हैं, नेसेसरी अकाउंट्स पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का आपको अकाउंट बनाना है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए यहाँ पर देखो, ओपनिंग है आपका 1,10,000, क्लोजिंग 2,25,000, और इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया 35,000। डेप्रिसिएशन लगाओगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे। उस क्वेश्चन में पार्ट ए में हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट था, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है। हम जो भी डेप्रिसिएशन है वो एसेट में से माइनस करके आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट नहीं बनाया, तो इसलिए आप यहाँ पर ही डेप्रिसिएशन दिखाओगे 35,000 रुपए। 35,000 से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब देखो यहाँ टोटल आ रहा है 2,60,000। यहाँ टोटल क्या आ रहा है, डेबिट साइड पर 1,50,000 से डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब प्लांट आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा। डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब है आपने मशीनरी को खरीदा। 1.5 लाख की मशीनरी आपने खरीद ली, बैलेंस आ गया 1.5 लाख, आपको मिल गया। मिसिंग इन्फॉर्मेशन यही चाहिए थी। दूसरा आपको यहाँ पर देखो, आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी खरीदी और बेची भी है, तो इसका भी आपको अकाउंट बनाना होगा, तभी आप करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। ओपनिंग आपका 60,000 है, क्लोजिंग आपका 55,000। इस साल हमने 60% ऑफ ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी। ओरिजिनल का मतलब है जो ओपनिंग थी आपकी, ओपनिंग 60,000 में से आपने उसका 60% बेचा, तो 60% इसका कितना हो जाएगा, 36,000। 60,000 का 60% 36,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची, ये कॉस्ट है। इसको 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो 36,000 का 25% प्रॉफिट 9,000 रुपए होगा। मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट को बेचा आपने कितने में, 45,000 में बेचा। तो एक इन्वेस्टमेंट जो 36,000 की थी उसको आपने 45,000 में बेचा, तो 45,000 का पैसा आपके पास आया, और 9,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कहाँ शो करोगे, डेबिट साइड पर शो करोगे कि इतना प्रॉफिट हुआ। 45,000 आपके पास पैसा आया बेच करके, जिस पर आपको प्रॉफिट हुआ, डेबिट साइड पर शो करोगे। तो नेट देखो आपका 36,000 से ही इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही है। ये 45,000 और ये 9,000, तो माइनस करने पर 36,000 से ही इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड का टोटल 1,00,000 है, यहाँ टोटल 69,000 है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 31,000। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और इस साल आपने इन्वेस्टमेंट क्या करी, खरीदी 31,000 की। अगर यहाँ से ही फिगर उठाते तो यहाँ तो आपको लग रहा है कि 5,000 की बेची है, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए आपको अकाउंट जरूर से बनाना है। अब आ जाओ, आपका जो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो प्रॉफिट आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखो ओपनिंग 50,000 है, क्लोजिंग 45,000 है। तो ये तो घट गया, 5,000 से घट रहा है, इसका मतलब आपको इस साल लॉस हुआ। लॉस हुआ है 5,000। अब कोई रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया है, रिजर्व बढ़ तो रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ से चेक करना आपको, रिजर्व जो बढ़ रहे हैं वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, जो पिछले साल नहीं था, इस साल आपका 20,000 है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका यहाँ पर एड बैक नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम प्रॉफिट का कोई पार्ट ट्रांसफर नहीं करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको क्या प्रीमियम का अकाउंट आपको पता होगा, अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर आपने कर लिया है। ये आपका जो प्रीमियम आप रिसीव करते हो शेयर्स को इश्यू करते हुए, ये वो वाला अकाउंट है। उस उस प्रीमियम को आप इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो।
तो रिजर्व आपका जरूर आप इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हो, लेकिन ये प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं है। ये प्रॉफिट में से आपने इसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया है। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो आपका बैलेंस है या चेंज आ रहा है, उसको आप यहाँ पर एड बैक नहीं करोगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको पता होगा कि ये अकाउंट आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें हम बैलेंस कहाँ से आता है, तो आप गलती करोगे ही नहीं। आप पहले ही समझ जाओगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम कहाँ खोलते हैं। जब हमें प्रीमियम रिसीव होता है शेयर इशू करने पे, तब खोलते हैं। इसमें प्रॉफिट का तो लेना देना कुछ है ही नहीं, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे ही नहीं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं है यहाँ पर, सॉरी, रिजर्व्स में से आपने कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, डिविडेंड भी नहीं दिया और टैक्स भी नहीं है, तो एज इट इज आपका ये प्रॉफिट है, जिसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफर करोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 5,000। क्लियर है? अब आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए एडजस्टमेंट करनी है। तो डेप्रिसिएशन आपने देखा यहाँ पर 35,000, जो कि नॉन कैश आइटम है, इसको आप एड बैक करोगे। इसी तरह से जो आपको इन्वेस्टमेंट बेचने पर प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट आपका क्या है? वो प्रॉफिट भी आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इससे पहले यहाँ पर देखो, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, बहुत ध्यान से रीड करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है आपका 18,000 से चेंज आ रहा है। 2,000 की जगह 20,000 हो गया, 18,000 से बढ़ गए। तो ये 18,000 का जो आपने प्रोविजन डाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये खर्चा डाल करके आपने प्रॉफिट कम किया, लेकिन इसकी वजह से आपका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, ये तो आपने अपने आप से खर्चा डाला है, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। इसी तरह से जैसा कि मैं आपसे अभी बात कर रही थी, इन्वेस्टमेंट पर जो आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इन्वेस्टमेंट को बेचना खरीदना आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और वहां पर भी आप सेल या परचेज पर जो आपको पैसा मिलता है वही शो करते हो। गेन या लॉस से उसको भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो गेन आपको होता है या लॉस होता है, वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपने डाल दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हम बिजनेस रेगुलर कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉफिट चाहिए। और ये आपका प्रॉफिट आपके रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको लेस करेंगे। लेस गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लेस कर दो 9,000। अब आगे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस और माइनस करने के बाद 39,000। अब इसमें देखो, आपके यहाँ पर आ रहे हैं करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। डेटर वो क्रेडिटर्स आपके ओपनिंग है 52,000 और क्लोजिंग है 95,000। जो ये चेंज आया है 43,000 का, ये क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए। बढ़ने से इसका क्या मतलब है? आपने सामान उधार में खरीदा था, सामान उधार में खरीद रहे हो, इसका मतलब आपने लोन लिया है। आप लोन ले रहे हो तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। आप अगर सामान उधार में खरीदते हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपने उससे एक तरह से यही कहा ना, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। बाद में पेमेंट करोगे और सामान आप ले आए हो, तो आपने उससे एक तरह से लोन लिया कि भैया मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा इसका। तो इनफ्लो हुआ ना 43,000 का, आप बिना पैसा दिए ही सामान लिया है। इसी तरह से बिल्स पेबल आपके ओपनिंग नील है, क्लोजिंग आपके 10,000 है, तो 10,000 से ये बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या है? आपने यहाँ पर भी सामान उधार में खरीदा और आपने पेमेंट नहीं की तो इनफ्लो हुआ, लोन ले लिया आपने एक तरह से कि 10,000 की आप बाद में पेमेंट करोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, ये भी आपका करंट लाइबिलिटीज में ही आता है। तो 16,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग नील है। इसका मतलब क्या है कि आपने इसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 माइनस करोगे। ठीक है? अब ये तो आपके हो गए सारे प्रोविजंस को आपने कवर कर लिया है। जब आपका ओपनिंग था उसमें आपने कवर कर लिया, इसके बाद आपको और कहीं इसको शो नहीं करना। अब आ जाओ करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री आपकी थी 50,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 26,000। 24,000 से कम हो गया इन्वेंट्री, स्टॉक आपका 24,000 से कम हो गया। इसका मतलब आपने बेचा, बेचने पर आपके पास क्या आएगा? इनफ्लो होगा, कैश का पैसा आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग 92,000, क्लोजिंग 1,80,000। 88,000 से ये बढ़ गए, 88,000 से डेटर्स आपके बढ़ गए। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? डेटर्स, जिसको आपने सामान उधार में बेचा, सामान उधार में बेचा, पेमेंट ली नहीं, तो एक तरह से आपने क्या किया? उनको लोन दिया।
लोन दिया तो आपका आउटफ्लो हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश की पेमेंट की आपने, 88,000 से माइनस करोगे तो अब प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट 12,000। मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से आपके पास कैश आया है 12,000 रुपए का। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको देखना है कौन सी एसेट खरीदी और बेची। तो एसेट आपने बेची है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिस पर आपके पास पैसा 45,000 आया है, तो वो इनफ्लो हुआ है, वही आप दिखाओगे। गेन या लॉस हमको नहीं दिखाना। आपने इन्वेस्टमेंट परचेज भी की 31,000 की, उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ। ऐसे ही आपने प्लांट एंड मशीनरी को भी खरीदा 1.5 लाख का, इसकी वजह से भी आपको पेमेंट की तो आउटफ्लो हुआ। तो नेट आपने कैश यूज किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,36,000। पैसा खर्चा है आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए 1,36,000। फाइनेंस एक्टिविटी में देखो, अब यहाँ पर देखो ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर्स इशू किए हैं। ओपनिंग आपका 2 लाख था, क्लोजिंग 3 लाख है, मतलब 1 लाख से बढ़ रहे हैं। तो इस साल आपने इशू ऑफ शेयर्स किया, 1 लाख का पैसा आपके पास आया। शेयर इशू करोगे तो पैसा आपके पास पब्लिक से आएगा। इसके साथ यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट था। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या है? जो आपने शेयर इशू किया उस पर आपने प्रीमियम भी रिसीव किया। प्रीमियम रिसीव किया तो ये आपका इनफ्लो होगा। शेयर इशू करने पर आपके पास फेस वैल्यू के साथ साथ आपने प्रीमियम भी लिया, तो ये आपके पास इनफ्लो हो गया। टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 1,20,000। यहाँ तक आ गया, क्लियर हो गया। तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद नेट आपको निकालना होता है, नेट बैलेंस। तो 12,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 1,36,000 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और प्लस 1,20,000 फाइनेंस एक्टिविटी। तो टोटल प्लस माइनस करने के बाद आपका माइनस आ रहा है 4,000। मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर तीनों एक्टिविटीज को करने की वजह से आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घट गया, 4,000 से डिक्रीज हो गया। तो फाइंड करो क्या ऐसा ही हुआ है? तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो है 8,000। तो 8,000 में से 4,000 माइनस होने के बाद क्लोजिंग आपका 4,000 आना चाहिए। तो 4,000 ही आपका क्लोजिंग आ रहा है, हमारा मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।